सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के जो भी प्रीवियस प्रश्न हैं, इसे आप सभी को पता है कि क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में जो भी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को पता है, इससे पिछली क्लासों में हम लोग काफ़ी यहाँ पर जो है टॉपिक कवर कर चुके हैं और यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो हैं आप सभी को पता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर आधारित हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस बुक का जो है आप सभी लोगों को कंप्लीट सलूशन मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी लोग पूरा प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं। इससे पिछली की क्लासों में हम लोग कवर कर चुके थे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और इसके बाद जो है भारत का भूगोल भी कवर कर चुके थे। विश्व का भूगोल हम लोग कवर कर रहे हैं आज से। तो इससे पिछले की क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं, 12 क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको जाकर के आप सभी लोग देखिएगा और नेक्स्ट क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों को मिल पाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर जब क्लास अपलोड होती है तो नहीं मिल पाती है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आप यहाँ पर आप लोगों को मिले तो सबसे पहले जल्दी से मिल सके। तो चलते हैं क्लास पर और यहाँ पर देखिए डिटेल के साथ हम लोग जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न छूटने की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए चलते हैं क्लास पर। देखिए इससे पिछली क्लास में हमने प्रश्न पूछा था विश्व भूगोल का ब्रह्मांड और सौर मंडल से कि सूर्य एक है, कैसा है, पीला तारा है, लाल तारा है या श्वेत तारा है। तो ये प्रश्न का जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में आप सभी से पूछा था, तो जिन भाई बहनों का कमेंट में यहाँ पर आंसर आया बहुत बहुत शुक्रिया उनका। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है सूर्य एक है, क्या है, तो देखिए यह एक पीला तारा है। पीला तारा जो है वो क्यों है, ठीक है, इससे आप लोगों को पता होना चाहिए ये पीला जो है तारा है क्यों। देखिए ये क्यों हमको पीला दिखाई देता है, इसका एक आप सभी को पता है लाइट रिफ्रैक्शन का यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सूर्य जो है एक पीला तारा है, सूर्य के पीछे दिखने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग की होती हैं और वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई देती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। तो ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। देखिए अब पल्सर के बारे में पूछा गया है, तारों का एक समूह है या घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है, क्या, घूमते न्यूट्रॉन तारे। तो देखिए न्यूट्रॉन तारे यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर, ठीक है, 1.4 मास दे रखा है, वेट दे रखा है इसका। इसके बाद देख सकते हैं इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। देखिए इनका जो आप सभी लोग देख सकते हैं, अत्यधिक जब द्रव्यमान होता है तो मुक्त रूप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है वो क्या करते हैं, जो चक्कर लगाते रहते हैं, ये नाभिक को क्या करते हैं, छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन जो है शेष बचे रह जाते हैं, जो केंद्र में होता है न्यूट्रॉन। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है, क्योंकि ये आपस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। परिणाम में जो है द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह
माना जाता है। अगर उसका आकार देखा जाए और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, शुक्र को। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। आकार और माप की समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के जो है वायुमंडल में CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति 90 से 95% तक है। तो यहाँ पर देखिएगा, शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर याद रखना है, शुक्र है और बुध है, इनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र जो है वो क्या करता है? सूर्य के विपरीत, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमने यहाँ पर देखिएगा पूछा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट होता है, कहाँ पर होता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ कहीं पर अधिक रूप से स्पष्ट नहीं होता है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, उत्तरी नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30, ठीक है, किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन जो सतह है यहाँ पर, ओजोन छिद्र जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ओजोन परत है कहाँ पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो यहाँ पर देखिएगा 180, 178, 179। यहाँ पर काफ़ी लोग टिक कर देते हैं 180, जो कि यहाँ पर गलत है। 179 इसका सही होगा। ग्लोब पर जो है 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं पूछी गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 180 हो जाती हैं, लेकिन रेखाएं अगर पूछी जाए तो 179 ही होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या 89। इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल जो है अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। 179 में एक जीरो अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है, तो इसको काउंट नहीं किया गया। वैसे यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगे? 179, क्योंकि 0 डिग्री एक अक्षांश भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर में 12 बजे का समय है, तो आपको बताना है भूटान थिम्पू, ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर देखिएगा, यहाँ पर 6 PM होगा, 4 PM होगा, 7 PM होगा या 6 AM होगा। देखिएगा यहाँ पर ग्रीनविच और थिम्पू के बीच अंतर कितना दे रखा है? 90 डिग्री देशांतर का। और कुल समय का अंतर, तो यहाँ पर देखिएगा 90 इंटू करेंगे 4, तो यहाँ पर 360 हो जाएगा। इसको डिवाइड करके 6 घंटे का अंतर निकल आएगा, ठीक है। तो थिम्पू का स्थानीय जो है समय ग्रीनविच से 6 घंटे अधिक है, अर्थात 6 बजे शाम जो है होगी, शाम के 6 बजे होंगे। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कितना? 4 मिनट बढ़ता है। जब प्रत्येक देशांतर पार करते हैं सूर्य की किरण, तो 4 मिनट बढ़ता है, तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। हमें जाना है पूर्व की तरफ, तो क्या होगा देख सकते हैं।
4 मिनट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 6 PM हो जाएगा, 12 बजे है तो यहाँ पर 6 PM हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध आता है? 66 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है, शीत कटिबंध पूछा गया है। दोनों गोलार्ध में 23 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र जो है शीत कटिबंध आता है। या फिर यहाँ पर देखिएगा दक्षिणी ध्रुव व्रत, अंटार्कटिक व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिएगा शीत कटिबंध पेटी का विस्तार जो है 66 सही 1/2 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है शीत कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों गोलार्धों में होता है शीत कटिबंध क्षेत्र। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक व्रत के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक व्रत के बीच स्थित है। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ क्या होगा, शीत कटिबंध क्षेत्र होगा। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पहुंच पाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तो यहाँ पर शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? दोपहर 2 बजे, दोपहर का 1 बजे, सुबह 10 बजे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा दोपहर के कितने 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूरब में पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बजे। ठीक है, कैसे हो जाएगा आपको पता है कि पूर्व की तरफ 30 डिग्री जाना है तो 30 × 4 करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 120, जिसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 मिनट से, तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा आगे बढ़ जाएगा। हर यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 4 मिनट में कमी होती है और 4 मिनट पूर्व की तरफ जाओगे तो बढ़ जाएगा और पश्चिम की तरफ जाओगे तो कमी होगी। तो यहाँ पर 2 घंटा जो है पूर्व ग्रीनविच देशांतर से 12 बजे होने पर 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर 2 बजे का समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित प्रश्न। तो पहला यहाँ पर देखिए पूछा गया है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, ठीक है, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो साबुन जो है कार्बनिक प्रदूषण इसमें कौन कौन से हैं, तो पॉलीफॉस्फेट, ग्लिसरॉल और सल्फोनेटेड यहाँ पर सभी हैं। ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन ये सभी साबुन डिटर्जेंट में प्रदूषक होते हैं। गौरतलब है कि साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधों और जानवरों से निकाले जाते हैं और इसे ट्राइग्लिसराइड जो है क्या करते हैं, बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संदर्भित प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पूछा गया है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो गलत है, दूसरी होगी। यह अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल राइट है। और इसके बाद यहाँ पर तीसरा देखिएगा पूछा गया है, इसकी सीमा जो है 4 देशों से मिलती है, तो यहाँ पर तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है, तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर किससे नहीं लगती है, तो यहाँ पर रवांडा से नहीं लगती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या से 3 से लगती है। ठीक है, चौथा यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये जो है आप सभी लोगों के सामने राइट आंसर है। तो इसका जो है पूछा गया है उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है, तो गलत ऑप्शन पूछे गए हैं जो कि यहाँ पर मैंने बताया, तीसरा ऑप्शन भी गलत है और पहला ऑप्शन भी गलत है। इसका 3 देशों से मिलती है, तीसरा भी गलत है और
पहला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पर चलिए एक बार इसका डिटेल देखिएगा। यहाँ पर विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी, विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील जो है श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। तो विश्व की ये मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अवगतन ए में कहा गया है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण यहाँ पर दे रखा है तर्क अवगतन, और इसका कारण दे रखा है किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर बताना है। क्या ए और आर दोनों सही हैं? आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यह दोनों ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है यूएई के रियासती राज्य हैं। यहाँ पर आपको पूछना है, यहाँ पर देख सकते हैं यूएई के रियासती राज्य हैं अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा, ठीक है। यूएई के रियासती राज्य पूछे गए हैं, तो दुबई, शारजाह, अजमान, जैद, कुवैत, बहरीन, अल कैन। भाई ये सारे नाम आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 7 राज्यों में विभाजित किया गया जो निम्नवत हैं अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजैराह, रास अल खैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो लेक सुपीरियर जो झील है यहाँ पर बताना है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व क्रमशः सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन यहाँ पर और इरी और ओटारियो स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से प्रश्न। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? यहाँ पर देखना है खनिज जो है निम्नलिखित किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में प्रमुख रूप से लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि प्रमुख होते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला के भंडार आदि प्रमुख हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण फाइलाइट, शिस्ट,
नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूपटल के जो टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट सीमा सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। ठीक है, भूपटल के जो टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, कौन से होते हैं सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं? मोर देन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अवसादी सेल। ठीक है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना जो है परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने पर्वत पठार मरुस्थल से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, अपलेशियन। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे, जो कि युवा बलित पर्वत नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर अरावली, एंडीज या अपलेशियन, इनमें से युवा बलित पर्वत नहीं है। कौन कौन से नहीं है देखिएगा, उपरोक्त विकल्प में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व अपलेशियन दोनों ही युवा बलित पर्वत नहीं है। अर्थात यहाँ पर युवा बलित पर्वत जो है एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज जो है युवा बलित पर्वत है और अरावली और अपलेशियन युवा बलित पर्वत नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली व अपलेशियन दोनों ही युवा बलित पर्वत नहीं है। ये प्राचीन बलित मोड़दार पर्वत हैं। ये वर्षों पहले बने हैं। इनमें मंद ढलान है। इसके उदाहरण यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पुराने बलित पर्वत के उदाहरण हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ बलन पड़ता है तो उसे बलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का जो भाग है वो गोंडवाना हो जाएगा। देखिएगा, गोंडवाना लैंड जो है यहाँ पर दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का गोंडवाना लैंड है। ठीक है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। यह पैंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। ज्वालामुखी एवं भूकंप, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? आपको देखना है रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है, बताना है। यहाँ पर ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित प्रश्न। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? ज्वालामुखी का है, गलत। बाढ़ की तीव्रता, गलत। भूकंप का, ठीक है, आपको बताना है भूकंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर मापी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो रिक्टर पैमाना आपको यहाँ पर मैंने अभी बता दिया है, रिक्टर पैमाना, ठीक है। मरकली पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, मिस्टेक, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो रिक्टर पैमाना या मरकली पैमाना। तो मरकली पैमाना यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है, मरकली पैमाना, ठीक है। तो मरकली पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन जो है भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकाला जाता है। यहाँ तीव्रता भूकंप मापन की गुणवत्ता इकाई है, वहीं परिणाम जो है मात्रक इकाई है, परिमाण जो है मात्रक इकाई है। 21 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी के सामने, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, पी तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम क्षेत्र केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थानों को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों, मुख्यतः जनजातीय व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें अर्थात पी तरंगें भी कहते हैं। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगें 66% अधिक तीव्र होती हैं। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, इन्हें एस तरंग कहते हैं और ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। और धरातलीय तरंगें यहाँ पर एल तरंगें जिन्हें कहते हैं, ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। इसके आगे को क्वेश्चन आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपवाह एवं नदियों के स्थित नगर, ठीक है, अपवाह एवं नदियों के स्थित नगर। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? बताना है अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देखा जाना है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर यहाँ पर आप लोग और भी किसी बुक का सलूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जाना है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्टडी करते रहिएगा। TRE 3 और TRE 4 को लेकर के यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार दोस्तों से। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।